संसद की सुरक्षा मामले में चूक को लेकर लगातार राजनीति जारी है और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। ये साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। संसद में सुरक्षा चूक पर राजनीति से कोई बात नहीं आ रहा। एक तरफ संसद के अंदर हंगामा कट रहा है तो बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीरंदाजी चालू है। संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर होती दिख रही है। संसद कांड पर सियासत अब और गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद कांड के पीछे बेरोजगारी को असली जड़ बता रहे हैं। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। हालांकि इधर संसद कांड के सूत्रधार ललित झा ने सामने आकर खुद मुहर लगा दिया है कि संसद में घुसपैठ को अंजाम देने से पहले तगड़ी प्लानिंग की गई थी। सभी आरोपी हिरासत में हैं। पुलिस ने दावा किया है कि संसद में घुसपैठ के पीछे आरोपियों का मकसद सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना था। अभी आगे की जांच जारी है। गुजरात के सूरत में 2 बड़ी कंपनियों पर आईटी की रेड पड़ी है। टैक्स में हेराफेरी का आरोप इन दोनों ही कंपनियों पर लगा है। सूरत के 2 बड़े और नामी बिल्डर कंसल ग्रुप के सुराना ग्रुप के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान बरामद हुए करीब 700 करोड़ के बेनामी लेन देन और संदिग्ध दस्तावेजों को आईटी की टीम जांच के लिए अपने साथ लेकर गई है। बताया जा रहा है कि अकेले सुराना ग्रुप के ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम को 500 करोड़ से ज्यादा की फर्जी लेन देन और दस्तावेज हाथ लगे हैं। आईटी की टीम ने सुराना के कुल 5 ठिकानों पर कई दिनों तक तलाशी ली, जिसके बाद बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की संभावना भी जताई जा रही है। इसका जल्द खुलासा हो सकता है। सुराना और कंसल ग्रुप के कुल 22 ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी, जिसमें दोनों ग्रुप के मालिक, पार्टनर, अकाउंटेंट भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि कंसल ग्रुप के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों की तलाशी में करीब 200 करोड़ रुपए का बेनामी लेन देन और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसमें बिल्डरों को दिए गए लोन, हिसाब किताब की डायरी, नकदी लेन देन की जानकारी के पेपर जब्त कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 राज्यों में भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। देश में जन जन तक सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए देश भर में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद देश के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री जी के सरकार के किए गए कामों को उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से ट्रेन चलेगा, उसको दिखाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और प्रतिनिधि विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही जो उनके सम्मान में रैली निकाली जा रही है उसमें भी वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव आज अपने गृह जनपद उज्जैन दौरे पर रहेंगे। सीएम मोहन दशहरा मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसको सफल बनाने के लिए सीएम मोहन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के बाद उज्जैन में सीएम मोहन के सम्मान में स्वागत रैली का आयोजन किया जाएगा। स्वागत रैली दशहरा मैदान से शुरू होकर गुदरी चौराहे तक निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। खुले में मीट बिक्री और लाउड स्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ सीएम मोहन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी, और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। नियम पहले से बने हैं, कड़ाई से लागू हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। खुले में मीट बिक्री ना हो, इसके लिए प्रशासन जगह जगह मुनादी करा रहा है। शासन के निर्देशानुसार ये मांस मटन के खुले में मांस मटन नहीं बिकेगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव रोजाना अलग अलग विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं।
क्या कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं? ये सवाल अब कांग्रेस पूछने लगी है। दरअसल कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। फिगर तो आप लोगों को डिक्लेयर करें कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें से कितने परसेंट ने कौन सी वैक्सीन ली थी, वो डेटा तो रिलीज करें, क्यों नहीं कर रहे थे? शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि वो इसकी जांच कर जनता को सच बताएं। गोहिल की आशंका ऐसे ही नहीं है। परसों एक्टर श्रेयस तलपड़े को शूटिंग के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। श्रेयस खुश नसीब थे कि वो बच गए, लेकिन पिछले 2 साल में सिर्फ फिल्म और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े 20 से ज्यादा चेहरे अचानक हार्ट अटैक के शिकार बन चुके हैं। ऐसे में दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन देखते देखते लोग काफ़ी देर बैठे रहते हैं, तो 30 मिनट से ज़्यादा बैठना हानिकारक है। और कभी भी आप 30 मिनट से बैठे तो उठकर थोड़ा चक्कर लगा लीजिए, फिर बैठिए, बिकॉज उससे आपका लिपिड प्रोफाइल एडवर्स हो जाता है ज़्यादा देर बैठने से। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या बढ़ते हार्ट अटैक की वजह कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है? देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में वाटर मेट्रो, जो कि यूपी का पहला वाटर मेट्रो होगा, इसे चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में रामलला को विराजमान किए जाने से पहले सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। वाटर मेट्रो के प्लेटफॉर्म को सरयू तट पर तैयार किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म के रूप पे ये जेट्टी जो है वो कलकत्ता से लाकर यहाँ लगा दी गई है और वाटर मेट्रो की वो सवारी गाड़ी जो सरयू नदी के लहरों पे चलेगी, वो भी कोच्चि शिपयार्ड में तैयार होकर अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वाटर मेट्रो की क्रूज से सवारी करेंगे और इसे देश को सौंप देंगे। वाटर मेट्रो की जो क्रूज होगी वो यहाँ पर आकर लगेगी। बताया ये गया है कि 50 सीटर वातानुकूलित वाटर मेट्रो होगी। 50 सीट वाले वातानुकूलित क्रूज को कोचीन शिपयार्ड में तैयार किया गया है। तो एबीपी न्यूज़ पे हम आपको दिखाते रहेंगे वो तमाम तस्वीरें। ये वही घाट है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेने के बाद बैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया था और 10 दिसंबर को उसे अयोध्या के लिए जलमार्ग से रवाना किया जा चुका है। देखिए, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बहुत ही तेजी से बन रहा है और अहमदाबाद में जिस तरीके से स्टेशन को तैयार किया जा रहा है, सुख सुविधाएं वहां पर जुटाई जा रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक देश में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना सच होने जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बुलेट ट्रेन की तैयारी जोरों पर चल रही है। अहमदाबाद के साबरमती में बुलेट ट्रेन जंक्शन के निर्माण की तस्वीरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ही साबरमती से बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा बुलेट ट्रेन का 9 मंजिला जंक्शन जापान के शिकानसेन मॉडल के आधार पर बनाया जा रहा है। यहाँ पार्किंग के लिए 1300 गाड़ियों के लिए स्पेस बनाया गया है। जंक्शन पर ऑटोमेटिक लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मेट्रो, BRTS और AMTS से जुड़ेगी। इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में 13 लिफ्ट्स और 8 एस्केलेटर्स बनाए जा रहे हैं। जगह जगह CCTV, अग्नि सुरक्षा आदि का खास ख्याल रखा गया है। जंक्शन की थीम को गांधी जी की दांडी यात्रा से जोड़ा गया है। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक भी तैयार किए जा रहे हैं। पहली बुलेट ट्रेन साल 2026 में 508 किलोमीटर रूट पर चलाने का लक्ष्य है। पहले फेज में बुलेट ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। 2024 में होने वाले IPL को लेकर मुंबई इंडियन टीम की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। ये जानकारी ये है कि रोहित शर्मा की कप्तानी से छुट्टी हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम नए कप्तान के साथ खेलने मैदान पर उतरने वाली है। मुंबई टीम मैनेजमेंट ने IPL 2024 में कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित की जगह पर हार्दिक पांड्या के हाथों में दे दी है। टीम फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी और एक्स पर पोस्ट करके पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को उनके शानदार योगदान के लिए शुक्रिया कहा। दिग्गज सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की टीम को 5 बार IPL में चैंपियन बनाया है। पांड्या को मुंबई इंडियंस ने इस साल 15 करोड़ की भारी रकम देकर ट्रेड के जरिए गुजरात टाइटंस से खरीदा गया है। धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक को साल 2015 में मुंबई इंडियंस में पहली बार शामिल किया गया था, लेकिन हार्दिक ने पिछले 2 सीजन में गुजरात की टीम के लिए खेला और कप्तानी की। अपने पहले ही सीजन में बतौर कप्तान पांड्या ने टीम को IPL चैंपियन बनाया था, जबकि पिछले सीजन में हार्दिक की कप्तानी में टीम उप विजेता।
देश के उत्तरी पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से एक तरफ जहां सैलानी खुश हैं, तो वहीं आम लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ के आगोश में है। लगातार बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे चला गया है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में मौसम का पहला हिमपात हुआ है। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है, जिस कारण निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री, हर्षिल, झाला, सुक्खी में बर्फबारी हो रही है। साथ ही निचले इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। घाटी नए साल में पर्यटकों का इस्तकबाल करने को तैयार है। औली में बर्फबारी से नजारा अद्भुत दिख रहा है। बर्फ से औली की वादियां गुलजार हो चली हैं। आसमान से जमीन पर गिर रही बर्फ की फाहों ने पूरे इलाके को सफेद रंग में रंग दिया है। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर औली में बर्फबारी ने सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फबारी से बद्री विशाल का मंदिर और प्रांगण भी सफेद रंग में रंग गया है। सरकारी गेस्ट हाउस समेत कई मकानों में बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। गाड़ियों की छतें भी बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जो कि भोपाल से आया है, जहां पर रविंद्र भवन के सामने एक हादसा हुआ। हादसे में एक युवक घायल हो गया। मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जिन्होंने घायल युवक की मदद की, अस्पताल पहुंचाया उसे और उन्होंने युवक को भरोसा दिया कि मामा साथ हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो एक घायल व्यक्ति की मदद करते नजर आए। एक एक्सीडेंट हुआ था, एक वीडियो सामने आया जहां पर रविंद्र भवन के सामने एक हादसा हुआ था और इस हादसे में एक युवक घायल हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे। उन्होंने इस घायल युवक की मदद की, उसे भरोसा दिलाया कि मामा तुम्हारे साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वो वीडियो है जो सामने आया है, रविंद्र भवन के सामने का ये वीडियो। ठीक हो जाओ यार, तू हटा रहे भाई। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ठाणे में गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई है। पीड़िता ने बड़े अधिकारी के बेटे पर यह आरोप लगाया है और मारपीट करने और गाड़ी से कुचलने का आरोप पीड़िता की तरफ से लगाया गया। अस्पताल में भर्ती है। जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है और जांच के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, बड़े अधिकारी के बेटे पर आरोप लगाया इस पीड़ित महिला ने। और ठाणे का ये पूरा मामला है जहां पर आरोप लग रहा है कि गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई है। और ये जो आरोप है ये बड़े अधिकारी के बेटे पर लगा है। मारपीट करने का भी आरोप है। कहा गया कि पहले मारपीट की गई और फिर गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो देखिए काफी ज्यादा चोट इस महिला को लगी है, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप इस पीड़िता की तरफ से लगाया गया। कहा गया कि पहले मारपीट हुई है और उसके बाद गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राजेश त्रिपाठी, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश, ये बहुत संवेदनशील मामला, एक बड़े अधिकारी के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल जो पीड़ित महिला है उसकी हालत कैसी है और क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई अब तक हुई है? इस पे पुलिस ने संज्ञान लिया है और जो घायल महिला है उसे अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब से कल से ये मामला आया है, पुलिस इस पे पुलिस की तरफ से अभी जांच पड़ताल की बात चल रही है। लेकिन जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। आज इसमें पुलिस क्या कदम उठाती है वो देखना होगा। लेकिन जो पीड़ित महिला है उसको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, क्योंकि ये मामला जो है एक हाई प्रोफाइल मामला है और इसको लेकर के अब जो है मुंबई में भी और भी लोगों ने इसकी मांग शुरू कर दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह से जो उस महिला पे बर्बरता की गई है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल राजेश, इंतजार रहेगा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या होती है, क्या सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। देखिए लगातार 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी का मामला इस वक्त चर्चा में है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जब पहली बार मीडिया के सामने आए तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर ये 350 करोड़ है किसके। सीधे तौर पर सबसे पहले तो उन्होंने ना कर दी, उन्होंने मनाही की और कहा कि ये 350 करोड़ मेरे नहीं है। लेकिन अब इसके बाद सवाल ये है कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कमाई का सस्पेंस है, ये कमाई किसकी है?
सारा पैसा मेरा नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई। इससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। बेहिसाब नोट, 500, 200, 100 के नोटों की गड्डियां, अलमारियों में, बक्से में और जाने कहां-कहां छिपा कर रखा गया नोटों का पहाड़। कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे गिनने में ही 7 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। 7 दिनों बाद जब इस दौलत का आंकड़ा सबके सामने आया तो आंखें खुली रह गईं। सिर्फ नोट ही 350 करोड़ से ज्यादा के थे। इन नोटों की बरामदगी के साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी चर्चा में आ गए, क्योंकि ये नोट धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों से ही बरामद हुए थे। नोटों की इस पहाड़ को देखकर आपको जितना अचरज हुआ होगा, उससे ज्यादा अचरज अब आपको होने वाला है। सुनिए 350 करोड़ से ज्यादा की दौलत पर धीरज साहू क्या कह रहे हैं। हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है, हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहा है वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। रकम 1-2 करोड़ नहीं, 350 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन धीरज साहू संत भाव से कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है। इस पैसे की बरामदगी के लिए आयकर विभाग ने ओडिशा और झारखंड में छापेमारी की। ओडिशा के बालंगीर, तितलागढ़, राउरकेला, संबलपुर, सुंदरगढ़ में छापेमारी हुई। वहीं झारखंड के लोहरदगा और रांची में छापेमारी हुई। सबसे ज्यादा पैसा ओडिशा के बालंगीर से बरामद हुआ। यहाँ 10 अलमारियों में नोटों के बंडल भरे हुए थे। इस पैसे को गिनने के लिए आयकर विभाग ने बैंकों को 50 कर्मचारियों को काम पर लगाया। नोट काउंटिंग की 40 मशीनों की मदद ली गई। 5 दिन में पूरे नोटों की गिनती हुई। 176 बैग में भरकर नोट बैंक में जमा कराए गए। जब इस अथाह दौलत का खुलासा हुआ तभी से धीरज साहू और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। इन सवालों के बीच ओडिशा से झारखंड तक धीरज साहू के खजाने की तलाश होती रही। आयकर विभाग की टीम ने रांची और लोहरदगा में धीरज साहू के घरों पर जियो सर्विलांस सिस्टम की मदद से जमीन के नीचे छिपे खजाने की तलाश की। आयकर विभाग को शक था कि धीरज के घर में जमीन के नीचे खजाना गड़ा हो सकता है। इन खोजबीन और बरामदगी के बीच धीरज साहू ने चुप्पी तोड़ी तो सिर्फ अपना बचाव ही नहीं किया, अपनी पार्टी कांग्रेस का भी बचाव किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। धीरज साहू का परिवार ओडिशा और झारखंड समेत देश के 7 राज्यों में शराब का कारोबार करता है। 4 दशक से ज्यादा समय में साहू परिवार शराब कारोबार में शामिल है। उतना ही पुराना नाता इस परिवार का राजनीति से भी रहा है। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर धीरज साहू 2009 में हुए उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2018 में वो तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। धीरज 2 बार झारखंड की चतरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं।
कांग्रेस से इस परिवार की करीबी है, इसलिए इस कैश वाले करप्शन में कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। धीरज साहू ने अब सफाई देकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही धीरज के कैश से पल्ला झाड़ लिया था। धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई, और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दिए। आखिरकार कैश कांड पर धीरज साहू की सफाई आ गई, लेकिन जिस अंदाज में धीरज ने 350 करोड़ की दौलत से पल्ला झाड़ा है, शायद ही उस पर किसी को आसानी से यकीन हो। फिलहाल एजेंसियों की जांच जारी है और जांच में साफ होगा कि धीरज सच बोल रहे हैं या कैश कांड में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर कर्नाटक से, जहां शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 8 अभी भी फरार हैं। बीजेपी इसको लेकर आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के छोटे से गांव होसा वंतामुरी में अचानक राज्य के मंत्रियों और पुलिस के बड़े अफसरों के आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। 11 दिसंबर को यहां पर एक 42 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ बेरहमी की गई। उसके घर को तहस नहस कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई और महिला को इसी बिजली के खंभे से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद मानवता की सारी सीमाएं लांघते हुए महिला को निर्वस्त्र कर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, हमारी पुलिस ने महिला को बचाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। हमने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। 5 दिन पहले हुई इस घटना के पीछे विवाद उसके 23 साल के बेटे को लेकर है। बताया जा रहा है कि उसी गांव में उसी के समुदाय की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी। एंगेजमेंट की तारीख तय होते ही लड़की और लड़का दोनों गायब हो गए। लड़की के घर वालों को शक था कि लड़की लड़के के साथ गायब हुई है, इसलिए उन्होंने लड़के के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और घर पर मौजूद अकेली मां के साथ मारपीट और बदसलूकी की। काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं और हम ऐसा करके रहेंगे। फिलहाल पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर कर्नाटक सरकार निशाने पर है। आरोप है कि इस घिनौनी वारदात को दबाने की कोशिश की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब केस का स्वतः संज्ञान लिया, तब जाकर ये कार्रवाई शुरू हुई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कर्नाटक सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। वहीं एनसीडब्ल्यू ने भी अपनी टीम बेलगावी भेजने का ऐलान किया है। टीम मेंबर डलीना के साथ जा रही है और उस पे जांच करेगी, विक्टिम से भी मिलेगी और उसकी वेलबींग को ध्यान में रखते हुए उससे पूछा जाएगा कोई हेल्प मिली है या नहीं। इस बीच इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बेलगावी की घटना की गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने कर्नाटक के बेलगावी की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी पीड़िता महिला को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष आखिरी पल तक करेगी और न्याय दिलाकर मानेगी। बीजेपी के कर्नाटक यूनिट ने इस घटना के विरोध में आज पूरे कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर सिद्धारमैया की सरकार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। सिद्धरामैया को पूछना चाहती हूँ, सिद्धरामैया को आप क्यों मौन है? वाई यू आर साइलेंट? वाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स? महिला का रक्षा किधर है एंड कौन करने वाले हैं? इसीलिए मैंने मांग करती हूँ तुरंत वो कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगा रही है। बीजेपी और फैक्ट्स, ये 2 शब्द एक साथ नहीं जाते हैं। बीजेपी एक फेक न्यूज फैक्ट्री है
और बीजेपी हर उस जगह घिनौनी राजनीति करती है जहां पर नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा की जो सरकारें बनी है और वो जिन तरह के वादे हुए थे उनको पहले पूरा करके दिखाएं। इस तरह की अवमानना लोगों के मताधिकार की करना बंद कर दें। जो बेलागावी में हुआ बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये सब हर देशवासियों का मानना है। पर राजनीति करना कोई भारतीय जनता पार्टी और एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन से सीखे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कर्नाटक की इस घटना में आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आदिवासियों से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखिए 13 दिसंबर को संसद भवन में हुए हंगामे की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी ललित से पूछताछ के बाद रिमांड डेट को दायर किया है और रिमांड नोट को दायर किया है। अब इस नोट में कई खुलासे हुए हैं और पुलिस के मुताबिक आरोपी सांसदों को डराना चाहते थे। आरोपी देश में अराजकता का माहौल बनाने की साजिश रच रहे थे। लोकसभा में हुए स्मोक कांड की वजह क्या थी? क्या आरोपी सिर्फ विरोध जताना चाहते थे या इस हंगामे के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इन सवालों के जवाब पुलिस के उस रिमांड नोट में है जो पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया गया। पुलिस ने संसद में हंगामे के मास्टरमाइंड ललित झा के खिलाफ दायर रिमांड नोट में कहा है कि आरोपियों का मकसद सांसदों को डराना था। आरोपी देश में अशांति पैदा करना चाहते थे। आरोपी सरकार पर अपनी अवैध डिमांड को पूरा करने के लिए दबाव बनाना चाहते थे। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड ललित झा से पूछताछ की तो ऐसे राज खुले जो बताते हैं कि संसद में हुआ हंगामा सिर्फ विरोध की आवाज पर नहीं था। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपियों के रिश्ते किसी आतंकी संगठन से भी थे, क्या किसी शत्रु देश से भी आरोपियों का कनेक्शन था। पुलिस का ये शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि बेहद शातिराना अंदाज में घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश हुई। इस साजिश के मास्टरमाइंड ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए। हालांकि ललित के घर वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। अच्छा लड़का है, आरोपी नहीं है। नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है, हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू, मेरा बेटा है। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। पुलिस को कैंडल स्मोक अटैक केस में मास्टरमाइंड ललित झा की 7 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस ललित और दूसरे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस साजिश के तार किससे जुड़े हैं। पुलिस आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र लेकर जाएगी। लखनऊ और महाराष्ट्र से ही आरोपियों ने कैंडल से खरीदी थी। दिल्ली पुलिस ललित झा को राजस्थान भी लेकर जाएगी ताकि जले हुए मोबाइल बरामद किए जा सकें। पुलिस की इस जांच के बीच लोकसभा में हुए हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासत हो रही है। गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। We request the minister, Home Minister, kindly come to the parliament and tell the parliament whatever he wants to say. कैसे संभव है कि इस तरीके से 2 लोग वहां पे घुस गए और उन्होंने इतनी बड़ी जो है वहां पे जो है वारदात को अंजाम दे दिया? इसका जवाब तो देश के गृह मंत्री को देना चाहिए था। वो जवाब से बच रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं। इस मामले में अब तक पुलिस 5 आरोपियों ललित, नीलम, सागर, अमोल, मनोरंजन को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपी महेश और विक्की शर्मा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकर आतापासूनच भरतीमध्ये भरतीच्या शाळांमध्ये आणि मी लहानपणापासून बेजार झाला। माझ्यासारखी बेजारी लेकरं व्हायची करू नको, त्याला तसल्या शाळांमध्ये टाक असा ह्याला म्हणत होता। फिलहाल पुलिस का फोकस रिमांड के दौरान आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाना चाहती है ताकि साजिश का पूरा पर्दाफाश हो सके।